हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में। इससे पहले हमने आपको 3 नियम बताए थे कि रे डायग्राम यानी किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा और कब कहाँ पे किस नियम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियोज़ में उसका टोटली जो प्रूफ्स है कि क्यों लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से लौट के आती है, और क्यों फोकस से जाने के बाद वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, और सी से जाने के बाद वो सी से ही लौट के चली जाती है। इसके पीछे का क्या रीज़न था वो मैंने तीनों नियम भी बताए थे, और उसके पीछे का जो कारण था उसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में डिस्कशन आपसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। Formation of images by concave mirror. Formation of images by concave mirror. Concave mirror. अवतल दर्पण द्वारा कितने वो केसेस हैं जिनमें इमेज वस्तु को कब कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अवतल दर्पण कहते किसे हैं, तो मैंने इसको आपको बता दिया है अच्छे से कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे वाले तल पे कलई कर दी जाए और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसको याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि यदि आपको जस्ट लाइक अवतल दर्पण याद करना है तो एक स्नेक याद करना है, कीड़ा है ना, स्नेक, सर्फ। इस स्नेक ऐसा ही होता है। तो यदि पिछला वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा, इस पे यदि कलई कर दी जाएगी, लेप इस पे लगा दिया जाएगा, लेड ऑक्साइड का लेप इस पे लगा दिया जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? धंसे वाले हिस्से से होगा। तो रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन यदि धंसे वाले हिस्से से होगा तो वो दर्पण आपका अवतल दर्पण होगा। इसका ठीक उल्टा यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे वाले हिस्से से होगा तो वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण होता है। वो दर्पण आपका कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है जी। तो दर्पण के बारे में हमने आपसे बता दिया है, आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे बात करेंगे उसके द्वारा जो 6 केसेज बनते हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका जो मिरर्स है, अच्छा सा मिरर बनाते हैं बड़ा सा। ये जो दर्पण है जिसमें हमने बाहर कलई कर दिया, ये दर्पण हो गया आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का पोल होता है, ध्रुव होता है। उसके बाद अवतल दर्पण के ध्रुव के बाद अवतल दर्पण का ये होता है आपका फोकस। क्या होता है? फोकस। और उसके बाद जितनी दूरी पर अवतल दर्पण का ध्रुव होता है उतनी ही दर्पण का ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस होता है, फोकस से उतनी ही दूरी पर सेंटर होता है। कहने का मतलब है P और F के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी F और C के बीच की भी होती है। पहला केस है इसमें जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पे। जब वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत पे। तो यहाँ हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे जब वस्तु कहाँ हो? इन्फिनिटी पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर हो या फिर स्थित हो। ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया हो, उस केसेस में हमसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट को यदि इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो कैसे याद रखेंगे वो हम पहले आपको इसका फिगर ड्रा करके दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको 6 केसेस याद कराएंगे। देखो जी, तो ये मान लेते हैं ये इन्फिनिटी है, डॉट 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 करके दिखा देते हैं, और ये इन्फिनिटी इधर u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये u क्या है? वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं। क्योंकि यदि हम कोऑर्डिनेट खींचें, एक्सिस के बारे में आपको यदि बताएं, ठीक है, तो 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स एक्सिस पर समस्त दूरियां नेगेटिव होती हैं, तो इस वजह से u का मान
हमने निगेटिव लिया है यहाँ पे, ठीक है। हम आपको चिन्ह परिपाटी बताएंगे जब, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे किस दर्पण में कब f का मान प्लस और f का मान माइनस, u का मान माइनस, u का मान प्लस और r का मान प्लस और r का मान माइनस, कब किस मिरर में प्लस और माइनस लेंगे, वो कंसेप्ट भी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए u का मान ये इन्फिनिटी हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं प्लेस है, तो यदि वस्तु अनंत पर होगी तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी होती है। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस किया जाएगा तो वो बहुत बड़ा होता है। जस्ट लाइक आप सन मान लीजिए, जस्ट लाइक आप स्टार्स मानिए, जस्ट लाइक आप मून मानिए, है ना। तो ये कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तो डिफाइन है नहीं, फिर भी इन्फिनिटी का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर होगा हमसे, बहुत दूर होगा। तो हम मान लिए ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये बहुत बड़ा सा होगा, ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, जो कहाँ पे प्लेस किया गया है, u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। माइनस इसलिए है क्योंकि ये बाईं तरफ है। अब हमने आपको रे डायग्राम बताने के लिए, मतलब किरण आरेख खींचने के लिए 3 नियम्स बताए थे कि यदि लाइट मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, ये आपका जो पीसी है ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ से जो भी वस्तुएं निकलेंगी, जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी, वस्तु नहीं, जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी, यदि उन्हें आप मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके जाते हो तो वो फोकस से लौट के आएगी, और यदि फोकस से लेके जाओगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और सी से लेके जाओगे तो सी से ही लौट जाएगी। ये 3 नियम मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 नियम में से किन्हीं 2 नियम को आपको लगाना है, जिससे कि 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट देंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो इन्फिनिटी पर यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसमें एक केसेस होता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव समांतर मानी जाती हैं। अनंत से जो भी प्रकाश किरणें चलेंगी, ट्रैवल करेंगी, उन्हें एक दूसरे के पैरेलल माना जाता है। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर आप प्लेस करेंगे और इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ से जो भी लाइट रे आप लेके चलेंगे वो सब की सब लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल चलनी चाहिए। तो पहला नियम है, हम यहाँ से लाइट को लेके चलते हैं मुख्य अक्ष के पैरेलल। ये लाइट गई, ये मेरा पीसी है, पैरेलल अक्ष है पीसी, इसके समांतर लाइट जा रही, तो हम ऐसे लाइट के ट्रैवल करने की डायरेक्शन को हमें एरो से दिखाना पड़ता है, ताकि ये एरो बताएगा कि लाइट इससे निकली है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इधर आपने कलई कर रखा है, तो यहाँ पे यदि कलई किए हैं आप तो ऑब्जेक्ट इस साइड तो जो रेज होगी, जो किरण होगी वो इस साइड जाएगी नहीं, वो लौट के कहाँ से आएगी, यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौट के आएगी, परावर्तन के बाद फोकस से। कहाँ से? फोकस से। तो ये लाइट यहाँ से आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी, ठीक है जी। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट के आती है, फोकस से ही लौट के आती है। ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैंने बताया था कि सी को इस वाले बिंदु से आप मिला दो तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, इसी वजह से ये एफ से ही होके आती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक तो मैंने एक ही लाइट लेके गया है, मुझे चाहिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 परावर्तित किरणें चाहिए। अभी मेरे पास एक ही रिफ्लेक्टेड रे आई है, तो मेरे पास अभी 2 नियम या रास्ते बाकी हैं जिन्हें हम अप्लाई करके एक कोई भी रिफ्लेक्टेड रे ले सकते हैं। बट शर्त याद रखना है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणों को एक दूसरे के पैरेलल ही ट्रेवल कराना है। तो एक तो गई। अब कहेंगे कि सर दूसरा नियम मेरे पास था कि आप वस्तु को एफ से लेके जा सकते हैं। यदि हम यहाँ से जो भी लाइट रेज को लेके जाएंगे और यदि हम एफ से लेके जाएं ऐसे, तो ये वाली जो लाइट होगी और ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल होंगी नहीं। कि होंगी? नहीं ना होंगी। ये लाइट और ये लाइट कहाँ समांतर है? क्योंकि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ये रास्ता गलत है। तो कहेंगे फिर कहाँ से लेके जा सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी पर, भाई बहुत बड़ा होगा। तो मेरे पास दूसरा रास्ता है कि ऑब्जेक्ट के हर एक हिस्से से लाइट निकलेगी। जैसे यदि सूरज है तो उसके हर एक हिस्से से लाइट निकलेगी, हर एक हिस्से से। चंद्रमा है तो हर एक हिस्से से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर जगह से निकलेगी। तो हम दूसरा रास्ता ये पकड़ लेते हैं कि हम लाइट को लेके चल जाते हैं कहाँ से? सी से। कहाँ से? सी से। क्योंकि हमें शर्त है कि लाइट को कैसे ट्रेवल कराना है? पैरेलल लेके जाना है, जो भी लाइट रेज लेके जानी है इन्फिनिटी के केस में, केवल और केवल इन्फिनिटी के केस में। तो यहाँ से लाइट लेके चलेंगे, ऐसे लाइट जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी सी से होते हुए। जैसे ही ये पी के पास जाएगी, आपको पता है कि पी
से टकराने के बाद यानी ध्रुव पर पहुंचते ही जब वो सी से होके जाती तो सी से ही लौट के चली आएगी। अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर दी वहीं पे क्या बन गया, इमेज बन गया। हमने कल बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो में से पिछले वीडियोज़ में हमने आपसे बात किया था कि इमेज कब बनेगा, प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काट देती हैं वहाँ बनी आकृति उस दी गई वस्तु की प्रतिबिंब कहलाती है। तो इसमें तीन चीज़ें आपसे वो सवाल में पूछेगा, बार बार पूछेगा तीन चीज़ें। वो कहेगा प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए और आकार बताइए। तो मैं तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 हर एक फिगर में नीचे लिखता रहूँगा। तो यहाँ पे ये फिगर बन गया। जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है, वो कैसे आप याद रखेंगे, हम आपको 6 केसेस याद कराएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। पहला, इसी के नीचे आप लिखेंगे, इसी के नीचे इसकी स्थिति। वो आपसे पूछेगा स्थिति, स्थिति का मतलब जो इमेज बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो जवाब है फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एफ पर, मतलब फोकस पे। दूसरा आपसे पूछेगा प्रकृति। क्या पूछेगा, प्रकृति। प्रकृति का मतलब होगा कि जो इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो इमेज आभासी है या सीधा है, वास्तविक है या उल्टा है। तो ज़्यादातर केसेस में यानी 6 केसेज में से 5 केसेज में अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और यदि वास्तविक बनाएगा तो वास्तविक इमेज जब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। और यदि आभासी की बात आएगी, आभासी की बात आएगी तो उसमें सी शब्द आ रहा है, दैट मीन्स सीधा। सी मतलब क्या होगा, सीधा। तो यदि आभासी बनेगा तो पक्का सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज आभासी बन रहा है, सॉरी वास्तविक बन रहा है, क्योंकि ये रियल वाली लाइट्स आ रही है, डॉटेड लाइट तो है नहीं, सच में लाइट्स आ रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रियल है। तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। हालांकि बिंदु आकार का इमेज यहाँ बन रहा है, आकार जो है एकदम छोटा सा बन रहा है, बिंदु आकार का छोटा सा। तो बिंदु आकार की वस्तु का उल्टा सीधा वैसे कुछ होता नहीं है, फिर भी ये मुख्य अक्ष के आगे ही बन रहा है, इसी वजह से इसके आगे ही बन रहा है, इस वजह से हम उसे उल्टा कह दे रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में उल्टा होता ही नहीं है। स्थिति, प्रकृति और आकार। आकार की बात करें, आकार की यदि बात करें तो आकार में क्या कहेंगे, बिंदु आकार का या बहुत छोटा, बिंदु आकार का या फिर कह सकते हैं बहुत छोटा। ये था पहले वाले केसेज का प्रतिबिंब। कहाँ पे बनेगा, कब बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। केस नंबर 2 लेते हैं, यानी स्थिति नंबर 2 कह सकते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ लेके जाएंगे, तो अनंत से हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ प्लेस करेंगे और इमेज धीरे धीरे पीछे की तरफ प्लेस होगा। तो एक आगे की तरफ जाएगा, दूसरा पीछे की तरफ, तो कहीं न कहीं तो मिलन होना संभव है। सही बात है, ओके। तो देखते हैं अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब वस्तु, दूसरा केस है जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो। कहाँ रखेंगे, अनंत व सी, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। लिखेंगे जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, सी के बीच स्थित हो, सी के बीच स्थित हो या फिर हो। ये केस नंबर दूसरा है, जब वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका इमेज कैसे बनाएंगे। इसका इमेज कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक अवतल दर्पण बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब जस्ट ना एक, आप समझ सकते हैं, एक स्पून यानी चम्मच का वो धंसा वाला हिस्सा, चम्मच का वो धंसा वाला हिस्सा और चम्मच का उभरा हुआ हिस्सा। जो चम्मच से स्पून, वो जस्ट लाइक ऐसा है अवतल दर्पण जैसा। अवतल दर्पण समझ पा रहे हैं, देखो जी। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। आपको याद करने हैं कि P और F के बीच की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस F और C के बीच की भी होती है। ये P है और ये आपका F है और ये पॉइंट आपका C है। अब ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है C और इन्फिनिटी के बीच में, C और इन्फिनिटी के बीच में। ये C है, इधर कहीं मान लेते हैं U इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव क्यों, वही बात है, नेगेटिव बार बार
निगेटिव ले रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। लेफ्ट हैंड साइड की ही तरफ यदि क्यों आ रहा है ये इधर क्यों नहीं आ रहा है, तो जब हम सर्कल को कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, ये तो कटा हुआ भाग है ना मिरर का, यदि इसे कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो इस कंप्लीट सर्कल का सेंटर तो इधर ही होगा, कंप्लीट सर्कल का सेंटर तो इधर ही होगा, तो सेंटर इधर ही है तो फोकस भी इधर ही होगा। इस वजह से ऑब्जेक्ट को रखेंगे भी इधर ही, क्योंकि नियम होता है ऑब्जेक्ट को सदैव किधर रखते हैं, बाईं तरफ, तो इधर ऑब्जेक्ट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके जी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में, ये मेरा सी है, ठीक है, ये ओ डैश है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट माने वस्तु, या उसी वस्तु को बिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो लेके चलते हैं, यहाँ से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये मेरे पास दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, जिसका नाम है अवतल दर्पण। मेरे पास 3 रास्ते हैं, हम बार बार कोई 2 रास्ता पसंद करेंगे, कोई 2 रास्ता अप्लाई करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे ज़रूरत है केवल और केवल 2 रिफ्लेक्टेड रेज की। तो देखते हैं, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर। आपकी मर्जी करे तो आप लाइट को सी से भी ले जा सकते हैं, एफ से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। पहला नियम मैं लेके जा रहा हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। यदि लाइट को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट के आएगी, फोकस से। तो ये आ गई फोकस से, कहाँ से आ गई, फोकस से। अभी मेरे पास कितने रास्ते हैं, मेरे पास अभी 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते, 2 रास्ते। कौन कौन से, या तो मैं अभी एफ से लेके जा सकता, या दूसरा मैं सी से लेके जा सकता। यदि मैं लाइट रेज को सी से लेके जाऊं तो मुझे मिरर को बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो ये टकराएगा, नहीं तब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसका। तो मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं लाइट को एफ से लेके चल जाता। कहाँ से, एफ से। चलिए जी, अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट नहीं है कि लाइट को पैरेलल लेके जाना है, ठीक है, इन्फिनिटी पर नहीं है। इन्फिनिटी के केस में केवल और केवल आपको याद करना पड़ता है कि जो भी हम लाइट रे को ट्रेवल कराएं वो मुख्य अक्ष के पैरेलल ट्रेवल करनी चाहिए। तो लेके चलते हैं, एफ से लेके चलते हैं। तो आपको पता है कि यदि लाइट रेज को हम एफ से लेके जाएंगे, यानी फोकस से लेके जाएंगे, तो दर्पण से परावर्तन होगा उसका, और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें दिशा दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चूँकि ये नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए हम तीर का नोक, ये जो तीर का नोक होगा उसे नीचे की तरफ लिखेंगे, और ये मेरा बन गया इमेज आई टेस। अब वहीं आपसे पुनः 3 चीज़ पूछेगा बार बार हर एक फिगर में, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति का मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है, पी पर बन रहा है, एफ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, सी एफ के बीच में बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो अब फिगर देख के बताओ, सी और एफ के बीच में बन रहा है। क्या कहोगे, जो स्थिति होगी वह सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। उसके बाद वो आपसे पूछेगा प्रकृति। ये पहला पॉइंट स्थिति, दूसरा पॉइंट प्रकृति। प्रकृति का मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक उल्टा है या आभासी सीधा है, तो ये नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, और रियल में लाइट्स ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो वास्तव में काट रही हैं, इस वजह से ये वास्तविक है। और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इस वजह से ये उल्टा है, तो वास्तविक व उल्टा। और तीसरी बात आकार की। तीसरी बात किसकी करेंगे, आकार की। तो आकार में वस्तु से छोटा बनता है, आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तो आकार में क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है जी। तो ये 2 हो गए इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज एफ पर बनता है, और ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी और सी के बीच में रखते हैं तब इमेज फॉर्मेशन सी और एफ के बीच में होता है। अब हम आपसे पुनः पूछेंगे कि वो थर्ड केस क्या है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रखें, तो आप कहेंगे सर सी पे। तो आइए थर्ड केस का फिगर ड्रा करते हैं, थर्ड केस का फिगर ड्रा करते हैं। तो अच्छा सा नोट्स बनाइए, 1 बाय 1 वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले हम आपका कोर्स कंप्लीट करा सकें और टोटल न्यूमेरिकल्स भी करा सकें। जो भी सवालें या भी जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट रहता है कमेंट में मेंशन करें, बताएं, कमेंट करें, हम आपको उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे।
तो देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हम लिखेंगे जब वस्तु सी पर हो। सी का मतलब वक्रता केंद्र कहते हैं इसको। यहाँ पे रहेगी वस्तु तो इमेज कहाँ बनेगा। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मिरर बनाते हैं। ये मेरा एक मिरर हो गया जिसका नाम है अवतल। ठीक है जी, ये हो गया अवतल। ये अवतल दर्पण का पोल, ये अवतल दर्पण का फोकस और ये अवतल दर्पण का सेंटर। ठीक है जी, दूरियां इक्वल इक्वल होती हैं। ये आपको ऐसा इंचिंग टेप से लेके नापना नहीं है, अनुभव है ना, अंदाजे से ऐसा बना लेना कि जस्ट लाइक ऐसा फील हो कि ये इक्वल इक्वल है। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए आप सी पर रख दिए। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए, सी पर रख दिए। अब इमेज बनाने के लिए मेरे पास जो रास्ते हैं वो रास्ते कितने हैं। तो आप कहेंगे सर रास्ते तो 3 हैं। रास्ते तो 3 हैं। कौन कौन से? एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जा सकते हैं। यदि लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहाँ से लौट के आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से लौट के आएगी। कहाँ से आएगी? फोकस से। ये इसका फोकस है। ठीक है जी, ये फोकस से आ गई। दूसरा कहेंगे, दूसरा कहाँ से लेके जा सकते हैं? तो कहेंगे सी से लेके जाइए। भाई पागल हुआ है? सी से जाएगी, वस्तु तो सी पर ही खड़ी है और बहुत बड़ी तो है नहीं। कैंडल है, मोमबत्ती, यहाँ से थोड़ा प्रकाश निकालेगी। प्रकाश तो ऊपर से ही निकलेगा जलाने पर। तो सी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही बाई कट है। तो कहेंगे तब कहाँ से ले जाएं? तो एफ से लेके जा सकते हैं। कहाँ से? एफ से। एक पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से आएगा, और जब फोकस से लेके जाएंगे तो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। मुख्य अक्ष के पैरेलल। ठीक है जी, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल है। अब मेरे पास इंचिंग टेप तो है नहीं मेरे भाई कि मैं इसे मेज़र करके, एग्जैक्ट मेज़र करके आपको शो कराऊं। तो आप इसे जब फॉर्म कराएंगे, मतलब बनाएंगे रियल में, है ना, इंचिंग टेप की मदद से, यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता, वो जो इमेज बनती है मेरे भाई, वो रियल में कहाँ बनती है? सी पर ही बनती है। कहाँ पे? सी पर ही बनती है। यदि वस्तु को सी पर रखा गया तो इमेज कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। मेरा सी पर बन नहीं रहा तो हम सी पर बना रहे हैं इसको, है ना, सी पर बना रहे हैं। डोंट वरी, अब टेंशन ना लो। सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन सी पर ही होता है। ये बात तो तुझे पता होनी चाहिए भाई। सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। ठीक है, सी पर है तो सी पर ही बनेगा। तो ये लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी, ये फोकस है भाई। इधर उधर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको शो करा सके ना। लाइट आएगी तो लाइट इसे काट देगी ना, इस वजह से इधर एफ कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो तो देखो, ध्यान से देखो। वस्तु को मैंने सी पर रखा, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज। ये तीसरा केस है, 6 केसेज में से तीसरा केस है। यहाँ मिलन हो गया। किसका मिलन होगा? अरे भाई वस्तु और प्रतिबिंब का। और किसका होगा? ठीक है, कुछ और ही समझ रहे तुम हैं? पागल है? देख भाई, तो लिखते हैं स्थिति। सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्थिति, दूसरी बात प्रकृति, और तीसरी बात आकार की। तो ध्यान से देखो, स्थिति कहाँ है? स्थिति का मतलब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो इमेज कहाँ बना है? इमेज सी पर ही बना है। इमेज कहाँ बना? सी पर। तो स्थिति का मतलब कहाँ पे? सी पर। प्रकृति का मतलब वास्तविक ही बन रहा है, क्योंकि रियल में लाइट आ रही है और ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इस वजह से ये उल्टा है। तो क्या कहेंगे? वास्तविक व उल्टा। आकार की बात करें तो वस्तु के बराबर। ये था तीसरा केस। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जवाब होगा जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। कितना बड़ा बनेगा? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 में अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? सी और इन्फिनिटी के बीच में। देखते हैं, तो लिखते हैं चौथा केस। जब वस्तु सी व एफ के बीच हो।
सी व एफ के बीच हो। तो बनाते हैं एक अच्छा सा सुंदर सा बढ़िया सा अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है भाई। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण मान ले भाई, ये अवतल दर्पण है। अरे बन जा यार, क्या बन रहा है यार। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण का क्या है, ये अवतल दर्पण का क्या है, पोल है। क्या है, पोल यानी ध्रुव। उसके बाद क्या होता है, फोकस। उसके बाद क्या होता है, सेंटर। पी एफ के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी एफ और सी के बीच की भी होती है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ किया, ऑब्जेक्ट को इस पर एफ और सी के बीच में रख दिया, ओ डैश। तो मेरे पास 3 रास्ते हैं, उनमें से बार बार मैं कोई 2 रास्ता पकड़ूंगा। इमेज बनाने के लिए कोई 2 रास्ते, केवल और केवल 2 रिफ्लेक्टेड रे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो लेके चलते हैं, पहले मुख्य अक्ष के समांतर लाइट को लेके जाएंगे। तो आपको पता है यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से लौट के आएगा। कहाँ से आएगा, फोकस से लौट के आएगा। आ गया पहला, फोकस से आ गया। दूसरा केस की यदि बात करें कि अब इमेज कहाँ बनेगा, तो अभी मेरे पास रास्ते कितने हैं, तो रास्ते तो 2 बचे हैं। कौन कौन से, एक सी से लेके जा सकता, तो उसके लिए मुझे मिरर को बड़ा करना पड़ेगा। मैं एफ से लेके जा सकता हूँ तो मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी। तो एफ से लेके जा सकता ना, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ है, तो लेके चलते हैं। तो ये गई, ये लाइट क्या की, गई, ये गई कहाँ से, एफ से। यदि फोकस से जाएगी, फोकस से होके जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, अरे फोकस से होके जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, बताना भाई। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है जी। अब देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, ये इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बनना चाहिए सी और इन्फिनिटी के बीच में। अब तो कहेगा कि इधर उधर कर रहे हैं अपने, हैं, तो इधर उधर नहीं कर रहे मेरे भाई, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुझे समझा पाएँ कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सी पर ना बन के सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो यहाँ जो इमेज बनेगा, अब इंचिंग टेप से मैंने दूरियाँ तो मेजर नहीं की है ना, इस वजह से मेरा थोड़ा इधर डिसबैलेंस हो जा रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। तो यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा मेरे भाई, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, रुक मैं स्लाइड को थोड़ा सा बेंड करता हूँ, थोड़ा सा और बेंड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और बेंड करता हूँ। ये लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ जो इमेज बनेगा, यहाँ जो इमेज बनेगा, यहाँ जो इमेज बनेगा मेरे भाई, वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये सपोज दिस पॉइंट नेम सी और ये है इन्फिनिटी, इधर क्या है, इन्फिनिटी है, इधर क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे क्या बन गया, आई आई डैश, आई आई डैश। अब देख रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे वही तीनों बातें लिखेंगे, स्थिति, प्रकृति और आकार। बार बार वो क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा, स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, आकार बताइए। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे खुद ही लिखवा दे रहा हूँ। स्थिति कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो कहेगा सी और अनंत के बीच में बनेगा, इधर इन्फिनिटी होगा। तो लिखेंगे सी व अनंत के बीच। इस न उल्टे 8 को ना अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत। दूसरा प्रकृति, तो बार बार मुख्य अक्ष के नीचे ही बन रहा है और रियल में बन रहा है, तो वास्तविक व उल्टा। वास्तविक बन रहा है और नीचे बन रहा है, इस वजह से उल्टा भी होगा। और तीसरी बात यदि बात करें स्थिति, प्रकृति, उसके बाद बात करें आकार की, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है जी, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहीं से इमेज बड़ा बनना शुरू हो जाता है, सी पर इक्वल बनेगा। सी के जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे इमेज बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। देखते हैं केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद छठा केस देखते हैं। तो 5वां केस क्या है, केस 5 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो हम अब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एफ यानी फोकस पे रखेंगे। तो जब वस्तु
F पर हो, जब वस्तु F पर हो यानी फोकस पर हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एक कनकेव मिरर लेना पड़ेगा और ये होगा कनकेव मिरर का पोल। दिस इज़ द पोल ऑफ कनकेव मिरर, दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कनकेव मिरर। ये हो गया F, ये हो गया C, ये है मेरे पास F और ये है मेरे पास C। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को F पर रखा गया है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट मेरा, ये है मेरा ऑब्जेक्ट O डैश। अब इमेज बनाने के लिए मेरे पास बार बार वहीं 3 ही रास्ते हैं, उनमें से मैं बार बार कोई न कोई 2 रास्ता पकड़ के इमेज बनाऊंगा। तो मैं लेके चलता मुख्य अक्ष के समांतर, लाइट को लेके चलता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से लौटेगा, तो यदि समांतर जाएगा तो फोकस से लौटेगा। ये बात तो अब तक तुझे याद हो जानी चाहिए भाई। यदि समांतर जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से लौटेगा, समांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा तो समांतर, फोकस से जाएगा तो समांतर। एक ही बात को 4 बार 5 बार इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई बच्चा लेट समझता है, कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है। तो मेरा ये ध्येय है, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं केवल तेज बच्चे को ही लेके ना चलूं, सबको एक साथ लेके चलना है। इसी वजह से बात को 1 नहीं 3 नहीं 4 बार बताना पड़ता है, बस और कोई रीज़न नहीं है। कहेंगे दूसरा रास्ता बताइए, मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके जा रहे हैं, फोकस से आ रहा है, अब कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से? फोकस से जा ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट को फोकस पे खुद ही रख दिए हैं, तो फोकस से कैसे लेके जाएंगे? तो कौन सा रास्ता बचा? एक ही रास्ता बचा है, याद करो, कौन सा? सी वाला। कौन सा? सी वाला। तो लेके जा सकते सी से? हाँ लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ये गया सी से गया। यदि सी से जाएगा तो कहाँ मिलेगा, तो इसे पीछे मिलाएंगे। ये सी से जाएगा, ये सी से जाएगा, तो ये जा रहा है और जैसे ही मिरर के पास पहुँचेगा, मिरर से ये टकराएगा, टकराने के बाद ये पुनः लौट के ही चला आएगा। अब इसे तो भैया कहीं मिला, दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं तक ये चला जाएगा, मीट ही ना करेगा, ये मिलेगा ही नहीं। तो मान लेंगे दोनों लाइट रेस कहाँ पे मीट करेंगी, कहाँ पे मीट करेंगी? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर। पता तो है नहीं तो क्या करेंगे, मान लेंगे अनंत पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। यदि अनंत पे मिलेंगी तो इस बात का मतलब होगा कि जो इमेज बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट तो बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसमें लिखते हैं तीनों केस, पहला स्थिति, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद आकार। स्थिति, प्रकृति, आकार। स्थिति में कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पे? अनंत पर। अनंत पर क्या चीज़ कहाँ पे बनेगा? इमेज की बात हो रही है। ये सब किसके बारे में लिखा जा रहा है? इमेज की स्थिति, इमेज की प्रकृति, इमेज का आकार। तो स्थिति होगी अनंत पर, प्रकृति होगा वास्तविक उल्टा, और आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है जी, ये था 5वां केस। और देखते हैं लास्ट केस, 6ठा केस। अब वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? तो जवाब होगा सर F और P के बीच में। तो लिखते हैं जब वस्तु F व P के बीच हो, जब वस्तु F व P के बीच हो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? आपको लेना है एक बढ़िया सा अच्छा सा कनकेव मिरर। ये हो गया कनकेव मिरर। ठीक है जी, बन जा यार, चल भाई। ये हो गया एक कनकेव मिरर। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस का हो गया पोल, और ये हो गया मेरा फोकस, और ये हो गया मेरा सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर इधर है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है भाई? ऑब्जेक्ट को रखना है P और F के बीच में। चल भाई रख दिया, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम O डैश है। O डैश है जिसे वस्तु या फिर बिंब भी कहते हैं।
मेरे पास वहीं 3 रास्ते हैं, बार बार इमेज बनाने के लिए 2 रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते चाहिए आपको। तो यदि आप कहोगे हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, चलिए लेके चलिए। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कहाँ से लौटेगी? यदि समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी। कहाँ से? फोकस से। ये है फोकस, ये क्या है? फोकस। ये मान ले फोकस है, ये फोकस है, ठीक है जी। ये गई और लौट के कहाँ से आएगी? फोकस से। फोकस से आ गई, फोकस से आ गई लौट के। अच्छा जी, कहेंगे दूसरा कौन सा रास्ता होगा? तो दूसरा रास्ता मेरे पास है कि मैं फोकस से लेके जाऊं। तो यदि फोकस से लेके जाऊंगा यहाँ से, तो लाइट चली आएगी इधर और दोनों कहीं काटेंगे ही ना, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो कहेंगे तब क्या करेंगे? तो सी से लेके जाएंगे। कहाँ से? सी से। अब इधर जब सी से लेके जाएंगे तो आपको पता है ये सी से ही लौट के चली आएगी। और इधर अब इस केसेज में जब इन दोनों को आप बेंड करेंगे, यानी बेंड नहीं सॉरी स्प्रेड करेंगे, ऐसे फैलाएंगे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि ये दूरियाँ, ये जो दूरियां हैं ये फैलती जाएंगी, ये दूरियां फैलती जाएंगी। तो आखिर जब तक ये काटेंगी नहीं तब तक इमेज बनेगा नहीं, और यदि इमेज बनेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो इमेज हम बनाएंगे कहाँ पे? आगे की तरफ। इनको एक्सटेंड कर देंगे, आगे की तरफ फैला देंगे। और चूँकि आपने इस पर कलई कर रखा है तो आगे तो ये जाएगा नहीं, फिर भी हम डॉटेड लाइन से इसको एक्सपेंड करेंगे। हम मान लेंगे कि ये दोनों कहाँ काटेंगी? इधर कहीं काटेंगी, एक्सटेंड कर देंगे इधर, और ये दोनों यहाँ पे कहीं काटेंगी, ठीक है। कहीं इधर काटेंगी, इधर पड़ के पीछे काटेंगी। और यहाँ पे जो ये लाइट आप देख पा रहे हैं ये डॉटेड लाइट है, ये डॉटेड लाइट है। यदि ये डॉटेड है तो इस केस में, ये छठा केस है, और इस छठे और अंतिम केस में ही ये जो अवतल दर्पण होगा ये आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मैंने बताया आभासी में सी आता है, सी मतलब सीधा। तो यहाँ पे पुनः तीनों केसेस की बात करेंगे। सबसे पहले स्थिति, प्रकृति और आकार। तो स्थिति, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति कहाँ होगी? स्थिति होगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। क्या लिखेंगे? दर्पण के पीछे। प्रकृति क्या होगी? तो आप देख पा रहे हो डॉटेड लाइन से बन रहा है, डॉटेड लाइन से जो इमेज बनेगा वो आभासी होगा। आभासी बनेगा तो सी आ रहा है, सी मतलब सीधा। तो क्या कहेंगे? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। आकार में क्या होगा? आकार में वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये 6 केसेस थे जिनको आपको याद करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये 6 केसेस जो अवतल दर्पण में बन रहे हैं उसे आपको याद करना पड़ेगा। और यदि ये 6 केसेज आपको याद हैं तो पक्का गारंटी के साथ कहता हूँ सवाल चुटकियों में लगेंगे मेरे भाई, चुटकियों में सवाल लगेंगे। क्वेश्चंस पढ़ोगे, इमेज ड्रा हो जाएगा आपके दिमाग में और आंसर और ले आएगा, आंसर और ले आएगा विदाउट पिकअप पेन एंड पेपर। दिखाऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करा के, ठीक है। तो ये 6 केसेज आपको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आपको ये 6 केसेज याद ही करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट एक बार फिर से ये 6 केसेज एक बार फिर से समराइज कर देता आपको। तो देखिए, देखो जी, ये 6 केसेज फटाफट। ये मेरे पास जो मिरर है, ये जो मिरर है मेरे पास, इस मिरर का नाम क्या है? तो इस मिरर का नाम है अवतल। और ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस P, एफ सी। इधर क्या है? इधर इन्फिनिटी है। इधर क्या है? इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी। ये इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को जब हमने कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर रखा था, तो इमेज कहाँ बना था? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज ये पर बना था। जब अनंत पे रखा था तो फोकस पे बना था। दूसरा केस, जब मैंने सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा था, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा था तो इमेज कहाँ बना था? इमेज बना था सी और एफ के बीच में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे इमेज पीछे बनेगा। तो जब अनंत पर रखेंगे तो सबसे पहले इधर से शुरू करिए, या पी पर तो बनता नहीं है तो सबसे पहले इधर से शुरू करिए। यदि एकदम किनारे पर रख रहे हैं तो इसको छोड़ के याद करने का तरीका, एकदम किनारे इधर रख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो यहाँ से बनना शुरू होगा, यानी एफ पे बनेगा। अनंत पे रखेंगे एफ पे बनेगा, आगे लेके जाएंगे पीछे बनेगा। पीछे मतलब सी और एफ के बीच में। जब सी पर रखेंगे
ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। सी एफ के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा। सी एफ के बीच में रखेंगे, इमेज बनेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को जब आप एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज लास्ट छठे केस में ये आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। 6 केसेज हैं। अनंत पे रखेंगे, एफ पर बनेगा। अनंत और सी के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में बनेगा। सी पर रखेंगे, सी पर बनेगा। जितना बड़ा सी पर बनेगा रखेंगे वस्तु, उतना बड़ा ही सी पर इमेज भी बनेगा। और जब वस्तु को आप सी, ये सी है, सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनेगा, इमेज बनेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और जब ऑब्जेक्ट को आप एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज बन जाएगा छठे और आखिरी केस में दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। तो 5 केसेज में ये जो अवतल दर्पण है ये आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना के देता है और छठे केस में आभासी प्रतिबिंब बना के देगा। तो आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनाया जाता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों, ननबदीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो टिक करेंगे वास्तविक और आभासी दोनों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना करते हैं। शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।